तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इसके अंदर हम कौन सी इनकम डालते हैं और कौन से एक्सपेंडिचर डालते हैं। मैंने बता दिया था ऐसे खर्चे जो अक्सर हमारी रोज की लाइफ में होते रहते हैं या ऐसी इनकम जो हमें रोजमर्रा में मिलती रहती है वो चीजें हम यहाँ पर डालते हैं। मान लो हमने फर्नीचर खरीद लिया, बताओ क्या रोज होता रहता है ये सब काम? फर्नीचर खरीदना एक खर्चा होता है लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, क्योंकि फर्नीचर हमारी क्या होती है, एसेट, और एसेट जाती है बैलेंस शीट में। ठीक है, तो इस तरह के खर्चे यहाँ पर नहीं आएंगे। डेप्रिसिएशन, हाँ डेप्रिसिएशन चलता रहता है महीने भर में, दो दो महीने बाद, तीन तीन महीने बाद डेप्रिसिएशन पूरे साल भर चलता रहता है, वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, सब्सक्रिप्शन मिला है तुम्हें, बताओ अगर तुम्हें किसी से चंदा मिला है, सब्सक्रिप्शन मिला है, तो ये तुम्हारी इनकम है, तो ये तो महीने भर में साल भर में मिलती रहती है, ये आ जाएगी। रेंट, रेंट अक्सर हम देते रहते हैं, ये भी खर्चा है, ये आ जाएगा। तो इस तरह की चीजें जो हम अक्सर रोजमर्रा में करते रहते हैं वो सब तो यहाँ पर आती हैं, लेकिन जो साल में, 5 साल में, 10 साल में होती हैं वो चीजें यहाँ पर कभी नहीं आती। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। और ये मैंने पहले बता दिया था, यहाँ पर भी तुम्हें टिक वाला काम करना होता है, मतलब टिक करने होते हैं और स्टार करने होते हैं, जैसे हम फाइनल अकाउंट में करके आए। तो क्वेश्चन नंबर 34 एक बार पढ़ देता हूं मैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट, उन्होंने कौन सा अकाउंट दे रखा है हमें, रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द दिल्ली नर्सिंग सोसाइटी, कोई दिल्ली की नर्सिंग सोसाइटी है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 इनटू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो देखो हमें कन्वर्ट करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, मैंने पहले से ही बना रखा है, ऊपर लिख देना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और इस साइड लिखना डेबिट, उस साइड लिखना क्रेडिट। अब देखते हैं, तो देखो तुम्हें टिक करने वाली चीज सीखनी है, अगर टिक बढ़िया कर दिया तो क्वेश्चन तो वहीं पे हो चुका है। देखो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है बैलेंस, बैलेंस यहाँ पर नहीं आता है, बैलेंस शीट में जाता है। सब्सक्रिप्शन, मैंने बताया था ना चंदा, सब्सक्रिप्शन को हम हिंदी में बोलते हैं जब हमें किसी से चंदा मिलता है, दान वगैरह मिलता है। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल सी इनकम है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, टिक कर लो, ये यहाँ पर आएगी। फीस फ्रॉम नॉन मेंबर, फीस मिली है लेकिन नॉन मेंबर से, ध्यान रखना अगर कोई फीस मेंबर से मिलती है, जब कोई फीस हमारी कमेटी के मेंबर से मिलती है तब तो यहाँ पर नहीं आती है, लेकिन जब नॉन मेंबर से मिलेगी, नॉन मेंबर का मतलब है जो हमारा मेंबर है ही नहीं, उससे हमें फीस मिली है, तो वो फीस यहाँ पर आती है। म्युनिसिपल ग्रांट, ग्रांट का मतलब होता है एक प्रकार की सहायता, म्युनिसिपल ग्रांट नॉर्मल सी इनकम है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, टिक कर लो इस पर भी। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, मुझे बताओ, मैंने बताया था डोनेशन दो तरह की होती है, डोनेशन दो तरह की होती है, एक होती है जनरल डोनेशन और एक होती है स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक का मतलब है जब कोई डोनेशन हमें किसी पर्टिकुलर काम के लिए दी जाती है, और जनरल डोनेशन का मतलब है उस डोनेशन को किसी भी काम में लगा लो। स्पेसिफिक का मतलब किसी एक काम के लिए दी गई है, जैसे कि बिल्डिंग के लिए दी गई हो, टूर्नामेंट फंड के लिए दी गई हो। ठीक है, तो वो डोनेशन उसी काम में लगती है और वो डोनेशन यहाँ पर नहीं आती। जब कोई डोनेशन स्पेसिफिक होती है तो वो डोनेशन यहाँ पर नहीं आती है, यहाँ पर हमेशा कौन सी डोनेशन आती है, जनरल डोनेशन। ठीक है, हमेशा कौन सी डोनेशन आती है, जनरल डोनेशन। तो देखो इसमें लिखा हुआ है डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, मुझे बताओ ये डोनेशन बिल्डिंग फंड के लिए मिली है ना, ये जनरल डोनेशन है या स्पेसिफिक? जब कोई डोनेशन किसी पर्टिकुलर चीज के लिए मिलती है तो वो डोनेशन स्पेसिफिक होती है और वो यहाँ पर नहीं आती, तो इस पर टिक मत करना क्योंकि ये डोनेशन स्पेसिफिक बन चुकी है। अगला देखते हैं इंटरेस्ट, ये तो नॉर्मल सी इनकम है, महीने भर में मिलता रहता है, टिक कर लो इस पर भी। सैलरी, खर्चा है बेमतलब का, महीने भर में सैलरी देते हैं लोगों को, टिक करो इस पर भी। बोल्ड, लॉन्ड्री एंड डोमेस्टिक हेल्प, लॉन्ड्री वगैरह का खर्चा, इस पर भी टिक कर लो, छोटा मोटा खर्चा है। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, ये भी खर्चा है, रेंट वगैरह, किराया वगैरह सर हर महीने दिया जाता है। कॉस्ट ऑफ कार, ध्यान रखना कार खरीदना ये कोई रोजमर्रा का खर्चा नहीं होता है, कार खरीदने के लिए तो एक व्हीकल अकाउंट खुलता है, बैलेंस शीट में जाएगा, ये हमारी एसेट होती है। एक्सपेंसेस ऑफ कार, हाँ ये ठीक है, कार के ऊपर खर्चा करवाया जाता है, कभी पेंट करवा रहे हैं, कभी पेट्रोल डलवा रहे हैं, कभी कुछ, तो कार का जो खर्चा है वो यहाँ पर आएगा। ड्रग्स एंड इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, हाँ दवाई वगैरह का खर्चा। ठीक है, बैलेंस शीट ये यहाँ पर नहीं आएगा। अब नीचे देखते हैं, अगर एक आध एडजस्टमेंट है तो स्टार बनाएंगे। देखो, अ डोनेशन ऑफ 100 रिसीव फॉर बिल्डिंग फंड वाज रॉन्गली इंक्लूडेड इन द सब्सक्रिप्शन, मैं इसका मतलब बता देता हूँ क्या है। देखो ये कह रहा है अ डोनेशन ऑफ 100 रिसीव फॉर बिल्डिंग फंड, 100 रुपए की डोनेशन थी, और किसके लिए मिली थी ये डोनेशन हमें, बिल्डिंग फंड के लिए। देखो लिखा हुआ है अ डोनेशन ऑफ 100 रुपीज, 100 रुपए की डोनेशन थी, रिसीव फॉर बिल्डिंग फंड, और ये हमें किसके लिए मिली थी, बिल्डिंग फंड के लिए। वॉज रॉन्गली इंक्लूडेड इन द सब्सक्रिप्शन, जिसको हमने गलती से किसमें इंक्लूड कर दिया है, सब्सक्रिप्शन में। मुझे बताओ, जब डोनेशन बिल्डिंग फंड के लिए मिली है तो बिल्डिंग फंड में जानी चाहिए या सब्सक्रिप्शन में जानी चाहिए, बिल्डिंग फंड में जानी चाहिए वो डोनेशन या सब्सक्रिप्शन में जानी चाहिए, बिल्डिंग में जानी चाहिए ना। और देखो यही गलती हो गई है, देखो लिखा हुआ है वॉज रॉन्गली इंक्लूडेड इन द सब्सक्रिप्शन अकाउंट, उसको हमने गलती से कहां पर ले लिया है, सब्सक्रिप्शन में ले लिया है, यानी कि ऊपर जो सब्सक्रिप्शन लिखा है ना उस पर स्टार बना दो, एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन पर है, एडजस्टमेंट कहां पर है, सब्सक्रिप्शन पे। ऊपर देखो सब्सक्रिप्शन कितने रुपए का लिखा हुआ है, 1115, सॉरी 11,150 रुपए,
11,150 रुपए का सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है ना, बताओ उसके अंदर जो 100 रुपए ऐड हुए हुए, सॉरी 100 रुपए कह रहा हूँ, 1000 रुपए, जो 1000 रुपए ऐड हुए हुए, वो 1000 रुपए किसके हैं, डोनेशन के हैं या नहीं है, वो डोनेशन के हैं, तो बताओ वो माइनस करने चाहिए ना, वो माइनस कर देंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिलहाल स्टार बना दो। A bill of medicine purchased during the year amounting to 1280 was outstanding। बताओ 1280 रुपए का बिल अभी तक दिया नहीं है, बताओ इस साल का खर्चा था या नहीं था, इस साल का खर्चा 1280 रुपए था जो अभी तक हमने नहीं दिया है। तो देखो नीचे क्या लिखा होता, बिल फॉर मेडिसिन मेडिसिन के लिए बिल है ना वो, और ऊपर देखो, ऊपर भी था पेमेंट अकाउंट में, देखो पेमेंट साइड में एंड में ड्रग्स लिखा हुआ है ना, बाय ड्रग्स एंड इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, यहाँ पर लाके स्टार बना दो, ड्रग्स के ऊपर स्टार बना दो, इस पर एक एडजस्टमेंट है, मतलब टोटल कितने स्टार आ गए, 2 स्टार। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन, काम बढ़िया करे करो कि स्टार वाले बाद में डालें, ठीक है। आप टिक करना, टिक वाली चीजें उठाकर यहाँ पर डालनी है। देखो सबसे पहले लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन टिक, सब्सक्रिप्शन पर टिक है ना, इसको भी मत लेना, स्टार वालों को बाद में देखेंगे। फीस ले लेते हैं, फीस फ्रॉम नॉन मेंबर, बताओ इनकम में लिखूं या एक्सपेंडिचर में लिखूं, बताओ। जब हम रिसीव साइड में लिखा हुआ है ना, ये रिसीव साइड में लिखा हुआ है, इसका मतलब पैसे हमें मिले, हमने रिसीव करे, तो कितने रिसीव करें, 2700 रुपए, तो लिखो बाय फीस, तुम लोग पूरा लिख देना, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है बाय फीस। कितने रुपए से फीस मिली है, 2700 रुपए, 2700 रुपए। अगली आइटम देखते हैं, म्युनिसिपल ग्रांट, कितने रुपए की ग्रांट मिली है हमें, 10,000 की, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है एमजी, तुम लोगों को पूरा लिखना है म्युनिसिपल ग्रांट के लिए। और कितने रुपए की ग्रांट मिली थी, 10,000। अगला टिक देखते हैं, इंटरेस्ट, कितने रुपए का इंटरेस्ट मिला है, 380 रुपए, 380 रुपए का इंटरेस्ट मिल गया, ठीक है। देखो रिसिप्ट साइड में खत्म, सारे स्टार बाद में देखेंगे। अब सैलरी, बताओ सैलरी पर तो कोई स्टार नहीं था, कितने रुपए की सैलरी है, 6560, तो लिखो सैलरी हमारा खर्चा होता है 6,560 रुपए, बाय बोर्ड लॉन्ड्री डोमेस्टिक हेल्प, ये है तुम्हारा 3800, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बस लॉन्ड्री, तुम लोगों को पूरा लिखना है 3800। रेंट रेट्स टैक्सेस, कितने रुपए का रेंट का खर्चा है, 2000 का, तो लिख दो टू रेंट 2000 का। कॉस्ट ऑफ कार पे टिक है नहीं, अगला टिक किस पर है, एक्सपेंसेस ऑफ कार, तो लिखो टू कार एक्सपेंसेस, कितने रुपए के कार एक्सपेंसेस हैं, 8400, 8400। बताओ सारे टिक हो गए ना, अब स्टार वाली टर्म बची है, स्टार वाली लेते हैं। मुझे बताओ ऊपर अकाउंट के अंदर सब्सक्रिप्शन कितना लिखा हुआ है, 11,150 ना, और रिसीव्ड साइड में था तो इधर आएगा, लिखो बाय सब्सक्रिप्शन, कितने रुपए हैं, 11,150, ये इस साल हमने रिसीव करा है। अब मुझे बताओ स्टार देखते हैं, पहले नीचे स्टार था क्या, नीचे स्टार है ना इसमें, देखो अ डोनेशन ऑफ 100 रिसीव फ्रॉम बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड पर जो डोनेशन हमें मिली थी 100 रुपए की, was wrongly included in the subscription account, उसको हमने गलती से कहां पर इंक्लूड कर लिया है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में। बताओ डोनेशन अगर बिल्डिंग फंड के लिए मिली है तो कहां पर जानी चाहिए थी, बिल्डिंग फंड में, क्या बिल्डिंग फंड में ले गए हम, वहां पे ना ले जाने की बजाय हम कहां पर ले गए, सब्सक्रिप्शन में। तो बताओ सब्सक्रिप्शन में से माइनस करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, माइनस करनी चाहिए ना, तो 1000 रुपए की डोनेशन बताइए, माइनस कर दो, तो देखते हैं कितना आता है, लिखो लेस डोनेशन, 1000 रुपए माइनस करके बाहर भेजना, ये आएगा तुम्हारा 10,150। सब्सक्रिप्शन का स्टार तो हो गया। देखो अगला स्टार पेमेंट साइड में लिखा हुआ है ड्रग्स पर, तो पहले लिख लो कितने रुपए का खर्चा था ड्रग्स का, भी ऊपर जो खर्चा है ड्रग्स का वो है 12,000, 6700, ऊपर जो ड्रग्स का खर्चा किया गया है वो 6700 है। अब नीचे पढ़ते हैं कि स्टार के बारे में था क्या, देखो नीचे बताया गया है, अ बिल ऑफ मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड 1280 वाज आउटस्टैंडिंग, 1280 रुपए का बिल अभी तक क्या है, आउटस्टैंडिंग है। बताओ अभी तक दिया नहीं है ना, 1280 रुपए का बिल अभी तक हमने दिया ही नहीं है, तो बताओ माना तो जाएगा ना खर्चा, बेशक तुम ना दो, माना तो जाएगा इस साल का खर्चा, तो इस साल ऐड होना चाहिए ना। अगर कोई साल का खर्चा है जो अभी तक तुमने नहीं दिया है तो देना तो पड़ेगा कभी ना कभी, ऐसा नहीं होता अगर कोई खर्चा आज तुमने नहीं दिया है तो फ्यूचर में देना ही नहीं है, देना तो तुम्हें पड़ेगा।
तो कितने रुपए का ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग बिल? आउटस्टैंडिंग बिल ये है तुम्हारा 1280। तो देखो दोनों को ऐड करते हैं, 0 8 7 और 2 9, 6 और 1 हो जाएगा तुम्हारा 7, 7980। ठीक है, अब तो बस देखो सारी चीज आ गई है, अब इसको बैलेंस करना है। और मैंने बता दिया था जब बैलेंस करते हो अगर इस साइड आता है तो इस साइड बनता है बैलेंस सरप्लस, और अगर इस साइड बैलेंस आएगा तो इधर बनेगा डेफिशिएट। देखते हैं हाई टोटल किधर का है, इस साइड का लग रहा है मुझको, तो हाई टोटल, तो हाई टोटल इधर है तो इधर ही कर देते हैं। 0 4 6 14 18 और तुम्हारा 27 2 8 3 11 11 13 13 और 8 21 28 28,740 कितना बैलेंस आ गया है? 28,740। उसमें से तुम्हें ये तीनों टर्म्स माइनस कर देनी है। तो बताओ इधर बैलेंस बनने वाला है ना, इसका मतलब हमारा बनने वाला है डेफिशिएट। चेक करना डेफिशिएट ही आ रहा है इस क्वेश्चन में। पहले तो ये हाँ डेफिशिएट ही आ रहा है, देखते हैं सही आ रहा है या नहीं। तो 0 8 और 5 3 1 8 3 11 और 1 12 3 और 2, तो 23 28 7 40 में से माइनस 0 1 5 और 8 में से 3 5 5 5 1 0। चेक करना डेफिशिएट इतना ही है ना, बिल्कुल इतना ही है। ठीक है, तो काफी बढ़िया क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35। फॉलोइंग इज द रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द UB40 क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। ठीक है, तो हमें फिर से कौन सा अकाउंट दिया गया है? रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट। और फिर से हमें कौन सा अकाउंट मेंटेन करना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो मैं मालूम है टिक स्टार वाला काम चल रहा है यहाँ पर भी। देखो पहला लिखा हुआ है टू बैलेंस BD, ये तो मैं मालूम है यहाँ पर नहीं आता है, बैलेंस शीट में जाता है। सब्सक्रिप्शन, ये तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की फेवरेट चीज होती है। सब्सक्रिप्शन कभी भी इधर उधर नहीं जाती, सिर्फ कहाँ पर आती है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, तो इस पर टिक कर लो। डोनेशन, ध्यान रखो डोनेशन पर टिक करने से पहले नीचे चेक करो कहीं एडजस्टमेंट तो नहीं है, कहीं ये डोनेशन स्पेसिफिक तो नहीं है। मैंने बताया था डोनेशन जब किसी पर्टिकुलर काम के लिए दी जाती है, जैसे कि हमें कोई डोनेशन मशीनरी के लिए मिली है, डोनेशन बिल्डिंग के लिए मिली है, डोनेशन टूर्नामेंट फंड के लिए मिली है, डोनेशन हमें उसके लिए मिली है स्पोर्ट्स के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखे करो कहीं ये डोनेशन स्पेसिफिक तो नहीं है। तो नीचे देखो फटाफट से, तब टिक करना। पहले देख लेते हैं नीचे कोई डोनेशन पर। देखो नीचे जो एडजस्टमेंट है ए वो तो सब्सक्रिप्शन की है, बी जो एडजस्टमेंट है वो सैलरी की है, और सी जो एडजस्टमेंट है वो डेप्रिसिएशन की है। मतलब डोनेशन पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अब इस पर टिक कर लो। जब क्वेश्चन कुछ नहीं बताता तब हम उस डोनेशन को कैसा मानते हैं? जनरल डोनेशन, मतलब यहाँ पर आएगी। आगे देखते हैं एंट्रेंस फीस, ये तो आती है हमेशा। एंट्रेंस फीस तो नॉर्मल इनकम है, ये तो आती रहती है। उधर देखो पेमेंट साइड में सैलरी एंड वेजेस, पता है ये तो महीने भर का खर्चा है, आएगा, टिक कर लो। ऑफिस एक्सपेंसेस, इस पर भी टिक कर लो, ऑफिस में खर्चे होते रहते हैं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इस पर मत करना कभी भी, ध्यान रखना अभी तक ये वर्ड नहीं आया था किसी भी चैप्टर में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो ध्यान रखो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एसेट होती है। जितने भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स होते हैं हमारे, वो क्या होती है? हमारी एसेट होती है, रोज रोज नहीं खरीदी जाती, साल भर में, 2 साल में, 5 साल में तब खरीदी जाती है। टेलीफोन चार्जेस, हाँ इस पर टिक कर लो, महीने भर में खर्चा होता रहता है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इस पर भी टिक कर लो, नॉर्मल खर्चा है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, इस पर भी टिक कर लो। ठीक है, अब नीचे पढ़ते हैं एडजस्टमेंट और फिर ऊपर लगाएंगे स्टार। देखो ए एडजस्टमेंट किसके बारे में? सब्सक्रिप्शन के बारे में। ऊपर जाके स्टार बना दो, सब्सक्रिप्शन के ऊपर एक छोटा सा स्टार बना दो फटाफट। बी देखो, बी सैलरी के ऊपर है, ऊपर जाके स्टार बना दो। सी देखो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पर है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पर भी स्टार बना दो। ठीक है, अब शुरू करते हैं। तुम्हें मालूम है ना, पहले टिक वाले ले लेते हैं, बाद में स्टार देखेंगे। स्टार वालों को छोड़ देना, स्टार वालों में थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। ठीक है, पहले टिक वाले उठा लेते हैं। बताओ रिसीप्ट साइड में जो सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है उस पर टिक है लेकिन स्टार है ना, तो अभी मत देखो इसको। अगला टिक देखते हैं डोनेशन। बताओ डोनेशन पर तो कोई वो नहीं है स्टार वगैरह ना, तो डोनेशन को ले लो। कितने रुपए की डोनेशन मिली है? 5,000 की। बाय डोनेशन 5,000। एंट्रेंस फीस, कितने रुपए की एंट्रेंस फीस ही मिली है? मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, EF तुम्हें पूरा लिखना है। कितने रुपए की एंट्रेंस फीस? 8,000। अब इस साइड देखते हैं सैलरी वेजेस पर तो स्टार है इसलिए इसको अभी मत लो। ऑफिस एक्सपेंसेस, कितने रुपए का खर्चा है ऑफिस का? 3500 का। अब अगर खर्चा है तो इधर आएगा। टू ऑफिस एक्सपेंसेस कितने रुपए का था? 3,500। अगला देखते हैं टेलीफोन चार्जेस। टेलीफोन चार्जेस को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ TC। तुम लोगों को हर एक चीज पूरी लिखनी है। कितने रुपए का TC है? 2,400।
अगली आइटम देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ईसी। कितने रुपए का बिजली का खर्चा है? 3200 का, 3200। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कितने रुपए का आने जाने का खर्चा हो पाया? टीई 6500। तो देखो सारे टिक आ गए ना। अब स्टार वाले टिक देखते हैं। देखो सबसे पहला टिक था सब्सक्रिप्शन और उसी पर क्या बना हुआ है? स्टार। जरा टेबल के अंदर ही देखो, रिसिप्ट साइड में तुम्हें सब्सक्रिप्शन दिखाई दे रहा है ना। तो देखो इस साल जो हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव कर रखा है, रिसीव कॉलम में देखो, रिसीव साइड में लिखा हुआ था टू सब्सक्रिप्शन। देखो 2015 का तो लिखा हुआ है 6000 और 2016 का कितना है? 35,000। इसका मतलब ये हुआ ना कि 2016 का कितना रिसीव करा है? 35,000। बताओ हम काम भी इसी साल के लिए कर रहे हैं ना। बताओ हम काम कौन से साल के लिए कर रहे हैं? देखो क्वेश्चन में ऊपर ही लिखा हुआ था 31 दिसंबर 2016। हम काम कर रहे हैं केवल 2016 के लिए। तो बताओ 2015 के सब्सक्रिप्शन से हमें कोई मतलब होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। हमें केवल उसी साल के सब्सक्रिप्शन से मतलब होना चाहिए जो हमारे इस साल का था। और हमारा कौन सा साल है जो हम काम कर रहे हैं? 2016। तो 2016 का सब्सक्रिप्शन ऊपर कितना आया है? 35,000। इस साल का सब्सक्रिप्शन कितना आया है? 35,000। वैसे तो देखो 6,000 भी आए इस साल, लेकिन वो इस साल के है नहीं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में केवल वही इनकम और वही एक्सपेंडिचर आता है जो इस साल का होता है रियल में, ठीक है, पिछले साल का नहीं, जो सिर्फ इस साल का होगा। तो देखो पहले तो लिखना बाय सब्सक्रिप्शन। तो देखो 2016 का कितना आया था? 35,000। अब जरा एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, नीचे की एडजस्टमेंट थी कितनी, ये तो समझ में आ गया ना कि हमने 6,000 को क्यों छोड़ दिया। ऊपर जो 6,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है वो 2015 का है, जबकि हम काम सिर्फ कौन से साल के लिए कर रहे हैं? 2016 के लिए। तो 2015 के सब्सक्रिप्शन से हमें कोई मतलब नहीं है। अब जरा नीचे एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2016। बताओ इतना सब्सक्रिप्शन अभी तक मिला नहीं है हमें, आउटस्टैंडिंग है। बताओ जब कोई चीज मिली नहीं है तो क्या मिलेगी भी नहीं फ्यूचर में? कभी ना कभी तो मिलेगी ना। बेशक अभी तक हमें नहीं मिली है, मिलेगी तो सही, ठीक है। तो इसमें लिखना ऐड आउटस्टैंडिंग। और कितने रुपए अभी तक नहीं मिले? 5500। तो बताओ इनकम तो मानी जाएगी। बेशक मान लो जैसे तुम लोग मुझे फीस देते हो, 15 तारीख को महीना होता है किसी का और 15 तारीख निकल गई है, मान लो 25 तारीख आ गई है और तुम फीस अभी तक मुझे नहीं मिली है, तो बताओ इसका मतलब ये थोड़ी ना मिलेगी नहीं। भाई 25 को नहीं मिलेगी, 30 को मिल जाएगी, अगली 15 को हो सकता है 2 महीने की मिल जाए, मिलेगी तो सही ना कभी मेरी उस महीने की फीस तो मानी जाएगी ना। बस तो फिर तो फीस तो आई है मेरे पास। और कितने रुपए की इस साल का सब्सक्रिप्शन था जो अभी तक नहीं मिला था, वो ऐड होना चाहिए ना, वो भी तो इस साल का माना जाएगा। तो बताओ ऐड करके कितना बनेगा ये? 005 और 40, 40,500 रुपए का सब्सक्रिप्शन जो अभी तक हमें मिला नहीं था, ठीक है, लेकिन माना तो जाएगा कि हमारी इनकम है, ठीक है। अगला स्टार देखते हैं। देखो अगला स्टार सैलरी वेजेस पर था। बताओ ये खर्चे की साइड लिखा है ना, पेमेंट साइड, तो इधर आ जाना। 16,000 रुपए का खर्चा था, लिख देना सैलरी एंड वेजेस। तुम लोग पूरा लिखना, मैंने S&W लिखा है। कितने रुपए की सैलरी वेजेस का खर्चा हुआ है? 16,000 का। अब देखते हैं नीचे स्टार क्या है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, बताओ 4,000 रुपए का खर्चा अभी तक हमने दिया नहीं है। सैलरी देनी थी 4,000 रुपए की, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है अभी तक दी नहीं है। बताओ दी नहीं है तो देनी तो पड़ेगी ना कभी लाइबिलिटी तो बन गई। खैर अभी मैं बैलेंस शीट तो नहीं बता रहा, इसलिए मैं उस वाली बात पर जोर भी नहीं दे रहा हूँ अभी, लेकिन खर्चा तो माना जाएगा। तो खर्चा माना जाएगा तो जोड़ो, ये तो खैर तुम्हें उससे भी याद हो गया होगा, पीएनएल में भी तो ऐसे करते थे। लिखो आउटस्टैंडिंग सैलरी। और कितने रुपए की सैलरी अभी तक नहीं दी है? बताओ 4,000 रुपए खपत करके बैठे हुए, तो कितने रुपए की सैलरी बनती थी वर्कर की? 20,000। और हम कितने में निपटा रहे थे? 16,000 में। अगला स्टार्ट देखते हैं अगर है तो। देखो अगला स्टार्ट था स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पर। मैंने बताया था एसेट होती है, एसेट नहीं आती है, लेकिन एसेट पर जो डेप्रिसिएशन लगता है वो डेप्रिसिएशन इधर जरूर आता है। अब देखते हैं डेप्रिसिएशन कितना लगा है। नीचे देखो सी पॉइंट में, एडजस्टमेंट में, डेप्रिशिएट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बाय 25%। कितने परसेंट से डेप्रिसिएशन लग गया है? 25% से। तो बताओ 34,000 का 25% देखते हैं कितना बनता है। 34,000 का 25%, 850 रुपए का डेप्रिसिएशन लगा है इस पर। तो लिख दो, इधर खर्चा होता है इधर आएगा। पूरा लिखना, टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, 850 रुपए। अब बैलेंस कर देते हैं, कोई सा भी टिक और कोई सा भी स्टार नहीं बचना चाहिए। हो गए सारे। अब तो बैलेंस करने देखते हैं किधर आता है बैलेंस। तुम्हें मालूम है अगर बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड में तो इसका मतलब है डेफिशिएट, अगर बैलेंस आएगा डेबिट साइड में तो इसका मतलब है सर। तो डेप्रिसिएशन को थोड़ा ठीक कर लेना। यहाँ पर जो कैलकुलेशन आएगी डेप्रिसिएशन की 8,500 रुपए आएगी। 8,500 के हिसाब से इसको एक बार दोबारा से कैलकुलेट करते हैं। जीरो, ये जीरो,
5 और 4 9 2 11 और 5 16 और 5 21, 21 का एक हासिल 2 3 5 और 2 7 और 3 10 और 6 16 और 8 24 का 4 हासिल 2 2 और 2 4 44 100 और 53 500 में से 0 0 4 13 12 में से 13 में से 4 9, ठीक है। तो 9,400 रुपए इस साइड आया, इसका मतलब ये है कि ये सरप्लस है, तो लिख देना टू सरप्लस। तो डेप्रिसिएशन के अमाउंट को ठीक कर लेना, यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन थी, 850 रुपए नहीं है 8,500 है, तब आंसर आएगा, वरना आंसर नहीं आ रहा, ठीक है। 25% निकालोगे दोबारा से तो आ जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, from the following receipts and payment account prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2016। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, पहले ड्रॉ कर लेते हैं फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, ऊपर डाल देना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तुम्हें मालूम होनी चाहिए कौन कौन सी आइटम्स जाती हैं, अब तक हमें कुछ आइटम्स तो याद भी हो गई होंगी। बैलेंस बीडी ये कभी भी नहीं जाता है, ये कैश का ओपनिंग बैलेंस होता है, ये जाता है बैलेंस शीट में। एंट्रेंस फीस हमेशा जाती है, टिक करो इस पर। सब्सक्रिप्शन ये तो फेवरेट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, यहाँ नहीं जाएगा तो कहीं नहीं जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, तो सब्सक्रिप्शन पर भी टिक करो। हाँ, लाइफ मेंबरशिप फीस, ध्यान रखना जब हम किसी पर्सन को अपनी टीम का मेंबर बनाते हैं या अपनी सोसाइटी का मेंबर बनाते हैं तो उससे कुछ फीस मांगते हैं। ऐसा नहीं है कि वो फीस हम रख लेते हैं, जब वो मेंबरशिप छोड़ता है, मतलब जब वो मेंबरशिप छोड़ेगा तो उसको ये फीस वापस दे दी जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइफ मेंबरशिप फीस तुमने आज ली है वो फ्यूचर में तुम्हें वापस देनी पड़ेगी, और अगर कोई चीज फ्यूचर में वापस देनी पड़ती है तो वो हमारी क्या मानी जाती है, लायबिलिटी। तो इसको हम यहाँ पर नहीं डालते हैं। लाइफ मेंबरशिप फीस कभी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आती है, तो इस पर टिक मत करना। डोनेशन, तो डोनेशन के लिए ये बात कंफर्म कर ले करो कहीं वो स्पेसिफिक डोनेशन तो नहीं है, कभी कभी ऊपर ही लिखा होता है और कभी कभी नीचे एडजस्टमेंट में लिखा होता है, तो नीचे तो इसमें एडजस्टमेंट है नहीं और ऊपर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये जनरल डोनेशन है, इस पर टिक कर लो। अगली देखो, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट। मुझे बताओ टूर्नामेंट के लिए डोनेशन मिली है ना, क्या ये डोनेशन जर्नल है? ये डोनेशन जर्नल बिल्कुल भी नहीं है। ये डोनेशन किस काम के लिए मिली है? टूर्नामेंट। टूर्नामेंट मतलब जैसे स्पोर्ट्स वगैरह का सामान होता है ना, उसे कहते हैं टूर्नामेंट। तो टूर्नामेंट के लिए डोनेशन मिली है तो ये टूर्नामेंट में ही लगाई जाएगी और किसी काम में नहीं लगाई जाएगी, ठीक है। तो इस पर टिक मत करना। ऊपर देखते हैं, टू सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर्स पार्टी। मैंने बताया था सब्सक्रिप्शन हमेशा आता है, लेकिन देखो ये सब्सक्रिप्शन किस काम के लिए मिला है? गवर्नर्स पार्टी के लिए। तो बताओ ये सब्सक्रिप्शन आएगा क्या? ये सब्सक्रिप्शन नहीं आने वाला, क्योंकि ये पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन है। जैसे डोनेशन जर्नल और स्पेसिफिक होती है ना, वैसे सब्सक्रिप्शन भी जर्नल और स्पेसिफक होता है। वैसे तो ज्यादातर सब्सक्रिप्शन जर्नल ही आता है, अभी तक देखो हमने 4 क्वेश्चन कर लिए होंगे और चारों क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन जर्नल ही आया है, ठीक है। ये तो एक आ गया है, आगे आने वाले हर एक क्वेश्चन में जो सब्सक्रिप्शन आएगा वो जर्नल ही आएगा, कभी स्पेसिफिक नहीं होता। ये तो इस क्वेश्चन में बाई चांस आ गया है, ठीक है। खैर इसको हम यहाँ पर नहीं लेंगे। इंटरेस्ट ऑन 8% फिक्स डिपॉजिट। बताओ जब हम, तुमने फिक्स डिपॉजिट के बारे में सुना होगा, बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट करवाया जाता है। कई बार क्या होता है, 2 साल के लिए 3 साल के लिए हम एफडी करवा देते हैं। तो मुझे बताओ उस पर इंटरेस्ट मिलता रहता है ना, महीने भर में 2-2 महीने बाद, 6-6 महीने बाद इंटरेस्ट मिलता रहता है ना। तो इस पर टिक कर लेना, एफडी नहीं आती, कभी भी फिक्स डिपॉजिट नहीं आती इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट तो हमारी एसेट होती है, एफडी को कभी भी नहीं लेते। लेकिन उस एफडी पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट तो आएगा, वो इंटरेस्ट हमारी क्या मानी जाएगी? बताओ, तुमने पैसे जमा कराए बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के अंदर, तुम्हें इंटरेस्ट मिलेगा या तुम इंटरेस्ट दोगे? तुम्हें इंटरेस्ट मिलता है ना, ये बात तो खैर तुम्हें पता होगी कि हमें इंटरेस्ट मिलता है, बिल्कुल ही उसकी तरह होगी इन्वेस्टमेंट की तरह। जैसे इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर नहीं लिखते, लेकिन उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो हम यहाँ पर लिखते हैं, उसी तरह से फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है, एफडी को नहीं लिखते, लेकिन एफडी पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट हम यहाँ पर लिखते हैं। तो फिलहाल इस पर टिक कर लो। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, तो देखो स्पोर्ट्स मटेरियल बेचा है वो भी पुराना, ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना ओल्ड, ओल्ड पर अंडरलाइन कर लो। देखो अगर सिर्फ इतना लिखा होता सेल कर रहा है स्पोर्ट्स मटेरियल तो हम नहीं डालते, लेकिन अगर उसके आगे वर्ड लिखा हुआ है ओल्ड तो ओल्ड वाले केस में हम डालेंगे। और वैसे भी स्पोर्ट्स मटेरियल में तो कंफ्यूजन ही रहती है, किसी किसी क्वेश्चन में टीएस गरेवाल इसको डलवा देता है और किसी किसी क्वेश्चन में स्पोर्ट्स मटेरियल को छुड़वा रखा है, तो इसमें गड़बड़ रहती है अक्सर। तो इसमें मैं जितना तुम्हें क्लियर करूंगा उतना क्लियर हो नहीं पाएगा कि स्पोर्ट्स मटेरियल को लेना है या नहीं लेना है। अभी ये पहली बार आया है और थोड़ा सा मैं लॉजिक बता रहा हूँ। देखो इसमें क्या लिखा हुआ था, पुराना, पुराना स्पोर्ट्स मटेरियल बेचा है, मतलब हमने स्पोर्ट्स मटेरियल को यूज करा होगा, यूज करते करते बैट वगैरह, बल्ले वगैरह, बॉल वगैरह बेकार हो गई होंगी, तो वो मटेरियल हमने बेचा है, कोई नया मटेरियल नहीं बेचा, पुराना मटेरियल बेचा है। और देखो रेट से पता चल रहा है कितने रुपए का बेचा है, 30 रुपए का, मतलब रद्दी के भाव बेचा होगा, वरना क्या 30 रुपए का स्पोर्ट्स मटेरियल आता है? तो इसको टिक कर लेना, ये छोटी मोटी इनकम है हमारी। अगला देखो, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, फिर से आ गया सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। अब ध्यान से देखो नीचे इसकी बुक वैल्यू लिखी हुई है,
तुम्हें दिखाई दे रही होगी ब्रैकेट के अंदर इसके बुक वैल्यू लिखी हुई है, जहाँ पे ये लिखा हुआ था ना टू सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, उसी के नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है बुक वैल्यू, और कितनी बुक वैल्यू है 120 रुपए। देखो 120 रुपए की बुक वैल्यू थी, और स्पोर्ट्स मटेरियल मैंने बेच कितने का दिया, 50 रुपए का। 120 रुपए वाला सामान 50 रुपए का बेच दिया, बताओ फायदा हुआ या नुकसान हुआ, नुकसान हुआ ना। और कितने रुपए का नुकसान हुआ, 70 रुपए का। तो बताओ इनकम वाली साइड में लिखूं या एक्सपेंडिचर वाली साइड में, एक्सपेंडिचर वाली साइड में आएगा ना। ऊपर वाला स्पोर्ट्स मटेरियल तो क्लियर हो गया होगा कि हमने जो बेचा था वो 30 रुपए का था, पहले वाला जो आया था, ठीक है। और अब जो आया, अब वाले में क्या दे रखी है, बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू से हम ये पता लगा लेंगे कि फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। नुकसान होगा तो इस साइड आ जाएगा, फायदा होगा तो इस साइड आ जाएगा। फिलहाल हमें क्या हुआ है, नुकसान। खैर टिक कर लो, इस पर टिक कर लो। लोकर रेंट, तो देखो लोकर की सुविधा तुमने दे रखी थी अपने मेंबर्स को, उन्होंने तुम्हें रेंट दिया है, इनकम वाली साइड में लिखा हुआ है वैसे भी है। देखो कौन सी साइड में लिखा हुआ है, रिसीप्ट। तो ये तो चलता रहता है, रेंट नॉर्मल रेंट है ये, इस पर टिक कर लो। अब पेमेंट साइड में देखो, पेमेंट साइड में सबसे पहले लिखा हुआ है रेंट, इस पर तो टिक ही कर लो, याद हो गया होगा। इंश्योरेंस प्रीमियम नॉर्मल खर्चा है, टिक कर लो, अक्सर देते रहते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम महीने भर का। स्पोर्ट्स मटेरियल मत टिक करना, ये हमारी एसेट होती है, ठीक है। बाय फर्नीचर, ये भी हमारी एसेट होती है। 8% एफडी, देखो तुमने रिसिप्ट साइड में देखा होगा, रिसिप्ट साइड में ये लिखा हुआ था ना, टू इंटरेस्ट ऑन 8% फिक्स डिपॉजिट, है ना। 8% के हिसाब से हमें इंटरेस्ट यहाँ पर मिला था, और उधर देखो क्या लिखी हुई है, बाय 8% फिक्स डिपॉजिट। तो ध्यान रखना, मैंने बताया था फिक्स डिपॉजिट पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट तो आता है, लेकिन फिक्स डिपॉजिट नहीं आती है। कभी भी एफडी को नहीं लेते हम एफडी पर मिलने वाला जो इंटरेस्ट होता है उसको लेते हैं सिर्फ, ना कि एफडी को, ठीक है। तो देखो अगला है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। तुम्हें याद है टूर्नामेंट वर्ड रिसिप्ट साइड में भी आया था जब डोनेशन वाली बात आई थी, देखो ये लिखा हुआ टू डोनेशन फॉर टूर्नामेंट। मुझे बताओ टूर्नामेंट के लिए डोनेशन मिली भी है ना हमें, और कितने रुपए की डोनेशन मिली भी है, 5,000 की। ध्यान रखना, जब हमें टूर्नामेंट के लिए डोनेशन मिलती है तो सारे खर्चे उस डोनेशन में से काटे जाते हैं। कोई सा भी तरह का खर्चा टूर्नामेंट का कहां से काटा जाएगा, डोनेशन से। हाँ अगर इस क्वेश्चन में डोनेशन नहीं होती, ध्यान से सुनना, अगर इस क्वेश्चन में हमें टूर्नामेंट के लिए डोनेशन नहीं मिली होती तो ये टूर्नामेंट का खर्चा कहाँ पे लिख देता मैं, यहाँ पे। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है, जब टूर्नामेंट के लिए हमें डोनेशन मिली भी है तो वहां से काटो, यहाँ से क्यों चार्ज करोगे, ठीक है। लेकिन अगर डोनेशन नहीं होती तो मैं यहाँ पर लिखता। तो फिलहाल इसको टिक मत करो क्योंकि हमें डोनेशन मिली भी है, यहाँ पर नहीं आएगा भी है। अब टूर्नामेंट एक्सपेंसेस यहाँ पर नहीं आएंगे। अगला देखते हैं बाय परचेज ऑफ बुक्स। ध्यान रखना किताबें खरीदना एसेट होती है हमारी, हालांकि छोटी मोटी बात है किताबें खरीदना, लेकिन इसको एसेट माना जाता है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये तो खर्चा है, टिक कर लो। बैलेंस सीडी, ये इधर नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार तो किसी पर आया नहीं है, स्टार तो एक टर्म पे भी नहीं आया है। तो एक एक करके आइटम्स शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, एंट्रेंस फीस। रिसीव्ड साइड में देखो नंबर 1 पॉइंट पे था एंट्रेंस फीस, टिक कर रखा है हमने, तो लिख दो इधर। बाय एंट्रेंस फीस, देखते हैं कितनी आई है। बताओ हम काम कौन से साल के लिए कर रहे हैं, 2016 के लिए ना, हम काम कर रहे हैं 2016 के लिए। तो देखो अकाउंट के अंदर दो दो एंट्रेंस फीस लिखी हुई है, 14 से 15 की भी लिखी हुई है और 15 से 16 की भी लिखी हुई है। और बताओ हम काम कौन से साल के लिए कर रहे हैं, 15 से 16 वाले के लिए। तो कौन सी एंट्रेंस फीस उठाएंगे, दोनों या सिर्फ 15 से 16 वाली, 15 से 16 वाली तो उठाएंगे। मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बात बता दी थी, हम जिस साल के लिए काम करते हैं केवल उसी साल की टर्म्स उठाते हैं, ना तो पिछले साल की उठाते हैं ना आने वाले साल की उठाते हैं। मतलब ना तो हम एडवांस में लेते हैं ना ही पिछले साल का बकाया लेते हैं, इस साल का जितना है उतना ही लेंगे, चाहे वो आया हो या ना आया हो, टोटल उतना ही लिया जाता है। तो इस साल में देखो 2015-16 में कितना लिखा हुआ है, सिर्फ 5,000 रुपए। तो कोई डाउट नहीं है ना कि मैं सिर्फ 5,000 लूंगा। 2014-15 का हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये पिछले साल की एंट्रेंस फीस है, और पिछले साल की एंट्रेंस फीस हम इस साल नहीं ले सकते। इस साल का इनकम एंड एक्सपेंडिचर में केवल इसी साल का एंट्रेंस फीस आएगी, ना कि पिछले साल की और आने वाले साल की। तो इस साल की मतलब 2015 से 2016, और कितनी फीस है, 5,000। समझ गए होंगे मैंने 1,000 क्यों छोड़ दिया है ना। अगली आइटम देखते हैं, सब्सक्रिप्शन। लिखो बाय सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में देखते हैं, देखो सब्सक्रिप्शन तो 3-3 लिखे हुए हैं। बताओ क्या हम 14-15 के लिए काम कर रहे हैं, 15-16 के लिए काम कर रहे हैं, 16-17 के लिए काम कर रहे हैं, 15-16 के लिए काम कर रहे हैं ना। 2015 से 2016 तक के लिए काम कर रहे हैं, ना तो पिछले साल के लिए कर रहे हैं ना ही आने वाले साल के लिए कर रहे हैं। तो बताओ जिस साल के लिए हम काम कर रहे हैं वो बीच में लिखा हुआ है ना, और ध्यान से देखो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, 90%। मुझे बताओ
2015-16 का जो सब्सक्रिप्शन हमें मिला है वो सिर्फ कितना मिला है, 90%। तो देखो बोर्ड पर पहले, अगर हमें 90% मिला है और कितना मिला है 90%, 9,000। हमें जो सब्सक्रिप्शन मिला है 90%, वो कितना मिला है, 9,000। तो मुझे बताओ, मैं यहाँ पर टोटल 100% ही तो लिखूंगा हमेशा। अगर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं तो मुझे इतना पता होना चाहिए कि इस साल का टोटल सब्सक्रिप्शन था कितना, ठीक है। अगर 90% मिला है तो बताओ 10% अभी तक नहीं मिला है ना, तो देखते हैं निकालेंगे कैसे 90% से बाकी का 10%। मुझे बताओ, अगर 90% इतना है तो 1% निकालना बहुत आसान होता है। देखो 1% के लिए तुम्हें क्या करना है, ये 90 इधर भेज देना है। बताओ, जब कोई चीज इधर मल्टीप्लाई होती है तो इधर आके क्या हो जाती है, डिवाइड। इधर कितना परसेंट रह गया है, सिर्फ 1%। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर 90% 9,000 था तो मैंने 1% की वैल्यू के लिए क्या करा है, 90% इधर भेज दिया है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, 10% चाहिए ना, मुझे बचा हुआ कितना परसेंट चाहिए, 10%। अब देखो 10% कैसे निकालेंगे, एक काम करते हैं, पहले 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। यह एक काम करना, काटना मत, इसको ऐसे ही रहने देना। 9,000 अपॉन में 90%, ठीक है। आप पहले 10% का डाट निकाल लेते, तो इतना तो पता चल गया होगा कि 90% अगर मिला है तो अभी तक कितना नहीं मिला है, 10% सब्सक्रिप्शन अभी तक हमने रिसीव नहीं करा है। इसका मतलब वो क्या चल रहा है, आउटस्टैंडिंग ना। तो यहाँ पर देखते हैं, देखो 1% इतना आ गया, 9,000 अपॉन में 90%। अब 10% की वैल्यू निकालनी है, मैं पूरे को 10% से मल्टीप्लाई दे रहा हूँ, इधर भी मैंने 10 से मल्टीप्लाई दे दिया, इधर भी। बहुत आसान काम है। देखो पहले मैंने 1% की वैल्यू निकाल ली, अब कितने परसेंट निकालना था मुझे, 10%, क्योंकि मुझे जरूरत है सिर्फ 10% की। तो देखो 10% के लिए मैंने कितने से मल्टीप्लाई दे दिया, 10 से। अब देखो परसेंट से तो परसेंट कट जाएगा, जीरो से तुम्हारा ये गया और 9 से ये गया, 1,000। मतलब 10% की वैल्यू कितनी आ गई है, 1,000 रुपए। 1,000 रुपए अभी तक हमें नहीं मिले, और सिर्फ कितने मिले हैं, 9,000। तो लिखो, अभी जो हमने रिसीव करा है वो सिर्फ 9,000 है। अब लिखना एड आउटस्टैंडिंग। कितने रुपए आउटस्टैंडिंग है, सिर्फ 1,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है, यानी कि इस साल का टोटल सब्सक्रिप्शन कितना था, 10,000। समझ में आ गया ना। इस कैलकुलेशन को चाहो तो तुम कहीं पर अपने उतार लेना, इस तरह से कैलकुलेशन हमें करनी पड़ती है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, देखो। तो वो सब्सक्रिप्शन ऊपर तो हमें 2014 से 2015 का दे रखा था, और नीचे दे रखा है सबसे नीचे 2016 से 2017। ना तो हमें आने वाले साल से मतलब है, ना ही हमें पिछले साल से मतलब है। हम तो ये देखेंगे कि इस साल का पूरा आया है या नहीं आया है। जबकि इस साल का पूरा नहीं आया था, देखो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ था, 90%। मतलब इस साल का सब्सक्रिप्शन सिर्फ कितना आया है, 90%। अब बताओ, अगर सिर्फ 90% आया है, अगर सब्सक्रिप्शन हमने इस साल सिर्फ 90% रिसीव करा है, तो 10% अभी तक रिसीव नहीं करा है। तो देखो मैंने ये करा, 90% रिसीव कर रखा था, तो पहले 1% की वैल्यू निकाल ली। तो देखो 90 इधर आ गया, 1% की वैल्यू निकल आई। अब मुझे कितना परसेंट निकालना था, 10%। तो मैंने कितने से मल्टीप्लाई दे दिया दोनों को, 10% से, ठीक है। इसका एक लॉजिक, एक तरीका और रहता है आसान सा, वो आसान लगे तो वो देख लेना। आएगा तो खैर यही 1,000। देखो 90% आया था 9,000। 1% तो खैर तुम्हें निकालनी पड़ेगी वैल्यू, 1% से नहीं बच सकते। 1% की वैल्यू निकालना तो बहुत आसान है वैसे भी। देखो ये जो होता है ना इधर, उसको इधर भेज दिया करो बस। जो वैल्यू इधर आती है उसको इधर भेज दिया करो और हो जाएगा काम। देखो कितना आसान है, ये गया, ये कट गया, 900। मतलब 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 100। 1% की कितनी वैल्यू निकल आई, 100। अब तुम्हें क्या निकालनी है, 10% की। तुम्हें कितने से मल्टीप्लाई दे देना है, 10 से। इधर बन गया 10%, और 10 से इधर दिया तो इधर बन गया 1,000। आ गया 10% की डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ गई, 1,000। ये तरीका सही लग रहा है तो ये कर लो, वो वाला ठीक था तो वो कर लो। अगर हमें 20% की वैल्यू निकालनी होती तो कितने से मल्टीप्लाई दे देते, 20 से। 50% की वैल्यू निकालनी होती तो कितने से मल्टीप्लाई दे देते, 50% से, ठीक है। वो तो अपनी जरूरत के हिसाब से मल्टीप्लाई देते चलेंगे। हाँ, अगली आइटम देखते हैं। देखो लाइफ मेंबरशिप फीस पे टिक नहीं है, अगला टिक है तुम्हारा डोनेशन। कितने रुपए की डोनेशन मिली है, 12,000। तो लिख दो, बाय डोनेशन 12,000। 12,000 रुपए की हमें डोनेशन मिली है। अगला है डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, ये इधर टिक नहीं है वैसे भी इस पर। अगला टिक है तुम्हारा इंटरेस्ट पर। लिखो बाय इंटरेस्ट। मैंने बताया था एफडी पर हमेशा इंटरेस्ट मिलता है, ना कि हम देते हैं, और वैसे भी रिसीव साइड में लिखा हुआ है तो हमें मिला है। लिखो बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी, शॉर्ट में लिख देना एफडी, तुम भी लिख सकते हो शॉर्ट में एफडी। देखते हैं कितना मिला है। बताओ कितना इंटरेस्ट मिला है, 240 रुपए ना, 240 रुपए, हाँ। 240 रुपए हमें मिले। ध्यान रखना, जब भी इंटरेस्ट मिलता है एफडी पर, जब भी एफडी पर कुछ इंटरेस्ट मिला हुआ होता है तो चेक करो
क्या टोटल इंटरेस्ट कितना मिलना था मुझे बताओ। अगर टोटल इंटरेस्ट मुझे मिलना था 300 और मिला है 240, बताओ थोड़ा बहुत इंटरेस्ट अभी एक्रूड है ना, जो अभी तक नहीं मिला है। 240 मिला है और मिलना था 300, कुछ इंटरेस्ट ऐसा है ना जो अभी तक नहीं मिला है, तो एक्रूड माना जाएगा ही नहीं माना जाएगा। ऐसा इंटरेस्ट जो अभी तक हमें नहीं मिला है वो एक्रूड माना जाता है। लेकिन ये जरूर मालूम करना पड़ेगा कि टोटल था कितना। ये तो मैंने अपनी तरफ से बोल दिया था 300, देखते था कितना। अब देखो एफडी दे रखी है हमें, पेमेंट साइड में देखो बाय 8% फिक्स डिपॉजिट एफडी बता रखी है। बताओ ये एफडी कब की गई थी, 1 अक्टूबर 2015 को। ये एफडी हमने कब करी थी, 2015 को, वो भी 1 अक्टूबर। और कितने परसेंट का इंटरेस्ट मिलता है इस पर, 8% का। हाँ एफडी देखकर बताओ कितने की एफडी थी। एफडी थी 12,000 की। अब जरा रफ में देखना थोड़ी देर के लिए, देखो 12,000 की एफडी थी, 8% इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन क्या पूरे साल का, पूरे साल का नहीं देखते हैं। 1 अक्टूबर से लेकर क्लोजिंग कब कर रहे हैं हम, 31 मार्च। 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक के कितने महीने बैठते, उतना ही इंटरेस्ट मिलेगा, ना ज्यादा ना कम। तो मुझे बताओ 1 अक्टूबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। और ये तुम्हारे 6 महीने, 6 महीने का इंटरेस्ट बनता है। देखा है कितना बनता है, 6 महीने ऊपर टोटल आते हैं नीचे, 6 अपॉन में 12। हाँ कट कर दो जो जो चीजें कट रही है, ये गया 6 2 12, 2 4 8, 12 चौक 48, 480 रुपए। अब देखो हो गई ना गड़बड़। बताओ कितना इंटरेस्ट बनता था इस साल का, 480 रुपए। टोटल इंटरेस्ट जो एफडी पर हमें मिलने वाला था इस साल, 6 महीने का 8% के हिसाब से 12,000 पर कितना मिलने वाला था, 480 रुपए। इस साल का टोटल इंटरेस्ट कितना बनता था, 480 रुपए। हमने रिसीव सिर्फ कितना कर रखा है, 240। बताओ क्या सारा रिसीव कर लिया है, कुछ बाकी है अभी, कुछ इंटरेस्ट बाकी है ना लेना। और कितना बाकी है, 240 रुपए अभी तक नहीं मिले। तो बताओ मैं एक्रूड लिखूंगा ना, जो चीज अभी तक नहीं मिली होती है वो होती है एक्रूड, और जो चीज अभी तक हमने नहीं दी होती है वो होती है आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पर वर्ड आएगा एक्रूड। तो लिखो एड, शॉर्ट में लिख देना, तुम लोग पूरा लिखना, मैं शॉर्ट में लिख दिया एक्रूड। तो 240 अभी तक नहीं मिले हैं, यानी कि टोटल इंटरेस्ट कितना बना है, 480 रुपए। यहाँ पर हमेशा क्या आता है, टोटल, टोटल के बिना काम नहीं चलता। अगला देखते हैं, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। मैंने बताया था जब कोई पुराना स्पोर्ट्स मटेरियल बेचा जाता है तब तो उसको डाल दिया करो, ठीक है। और वैसे भी 30 रुपए का सारा है, इसमें क्या लड़ाई करे। लिखो बाय स्पोर्ट्स मटेरियल, कितने का है, 30 रुपए, जस्ट 30 रुपीज। देखो सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, फिर से नीचे टिक लगा हुआ है। और मुझे बताओ बुक वैल्यू बता रखी है ना साइड में, बताओ कितने रुपए की बुक वैल्यू थी, 120 रुपए की। और कितने का बेच दिया, 50 रुपए का। बताओ फायदा हुआ है नुकसान हुआ, नुकसान हुआ ना। और 120 से 50 कितने रुपए का नुकसान हुआ, 70 रुपए का। तो एक्सपेंडिचर आएगा इधर। तो लिखना टू लॉस ऑन सेल, ब्रैकेट में दिखा देना 120 माइनस 50, 70, 70 रुपए का नुकसान हो गया। हाँ अगला देखते हैं, टिक लोकर रेंट। बताओ कितना लोकर रेंट मिला है हमें, 680 रुपए। और जरा ब्रैकेट में देखो, इंक्लूडिंग 60 रुपीज फॉर 2014-15, 60 रुपए 2014-15 के इसमें इंक्लूड है। 2014-15 के इसमें 60 रुपए पहले से शामिल हुए हैं। तो मुझे बताओ अगर हम 2014-15 का ले लेंगे तो गलत हो जाएगा ना। हम काम कौन से साल के लिए कर रहे हैं, केवल 2015-16 के लिए। पिछले साल का हमें 1 रुपया भी नहीं चाहिए, वो भी हम हटा देंगे। अगर 1 रुपया भी ज्यादा ले रखा है तो उसे भी हम हटा देंगे। और यहाँ पर बात हो रही है 60 रुपए की, तो बताओ ये 60 रुपए हटने चाहिए ना, क्योंकि ये 60 रुपए कौन से साल के हैं, 2014-15 के हैं, जबकि हम काम कर रहे हैं सिर्फ 2015-16 के, ठीक है। तो पहले तो ऐसे लिखना, बाय लोकर रेंट, कितना रिसीव करा है लोकर रेंट, 680 रुपए। अब लिखो लेस, कौन से साल वाला लेस करना है, 2011 का। कितने रुपए थे वो, 60 रुपए। हाँ ये आएगा तुम्हारा 620 रुपए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये जो लोकर रेंट है हम सिर्फ कौन से साल का लेंगे, 2015-16 का, ठीक है। और इसमें जो लोकर रेंट इंक्लूड हुआ हुआ था 2014-15 का भी इंक्लूड हुआ हुआ था गलती से, वो हमने हटा दिया। समझ गए ना क्यों हटाया। अब पेमेंट साइड की बारी है, रेंट। तो देखो कितने रुपए का रेंट है, अब पेमेंट साइड में लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर, इसका मतलब तो इधर आएगा। तो लिखो टू रेंट। और कितने रुपए का रेंट रिसीव कर पेड करा है, 6,000 रुपए। मुझे बताओ, देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग 1500 2014-15। इन 6,000 रुपयों में 1500 रुपए पिछले साल के हैं ना शामिल। तो बताओ ये पिछले साल वाले माइनस करूं या ना करूं, माइनस करेंगे। अब तक तो ये बात याद हो गई होगी। तो 6,000 तो पहले लिख लेना, और 6,000 में से तुम्हें ये 2014 का माइनस करना पड़ेगा, 14-15 का कितना है, 1500। तो ये बनेगा तुम्हारा 4,500 रुपए, है ना। अगला देखते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम 6,000 रुपए है। देखो इसमें भी क्या लिखा हुआ है, लेकिन देखो इसमें आने वाला साल का लिखा हुआ है ना, 16-17 का।
तो बताओ, हमें ना तो आने वाले साल से मतलब होता है, ना ही बीते हुए साल से मतलब होता है, हमें मतलब है तो इस साल से मतलब है, ना कि पिछले साल से, ना ही आने वाले साल से। ठीक है, तो 2016-17 का माइनस कर दो, तो 6000 में से ये 1500 फिर से माइनस होंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम तुम लोग पूरा लिखना, 6000 पहले अंदर लिखो, अब लेस कर दो 2016-17 का। कितने रुपए एक्स्ट्रा लेके बैठे हुए हम एडवांस में? 1500, तो ये भी तुम्हारा 4500। अगला टिक देखते हैं। देखो, स्पोर्ट्स मटेरियल पे कोई टिक नहीं है, फर्नीचर पर कोई टिक नहीं है, एफडी पर कोई टिक नहीं है, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस पर कोई टिक नहीं है, परचेज ऑफ बुक्स पर कोई टिक नहीं है, लास्ट में बचा हुआ है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो लिख दो, इस पर तो कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कितने रुपए की प्रिंटिंग का खर्चा था? 2000। तो इसको बैलेंस कर देना, तुम्हें मालूम है क्रेडिट में बैलेंस आएगा तो तुम्हारा डेफिशिएट माना जाएगा, यहाँ पर बैलेंस आएगा तो सरप्लस माना जाएगा।